Hello everyone, this is Saurav and welcome to the chapter 4 of your class 12 political science NCERT book. The chapter's name is India's external relations. Okay, this is going to be a one shot explanation video and very relevant from your board examination and CUT perspective. Okay, now moving forward with the glance of this particular chapter. तो देखो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 में से, जिसके अंदर हमने पार्टीशन और इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के चैलेंजेस के बारे में पढ़ा था. ओके, उसके बाद में वी रेड द चैप्टर 2, जिसके अंदर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, इलेक्शंस कराना और फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस के बारे में हमने बात करी थी. ओके, फिर जो चैप्टर 3 आया था उसके अंदर वी डिस्कस अबाउट द इनिशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ आवर कंट्री और उनसे हमने कैसे डील किया. ओके, अब देखो ये जो चैप्टर है, अब ब्रिटिशर्स जब गए थे तो वो बहुत सारी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स भी हमारे लिए छोड़ के चले गए थे, जैसे बाउंड्री डिस्प्यूट्स. ओके, जैसे पार्टीशन तो हुआ ही था तो पाकिस्तान के साथ तो बाउंड्री डिस्प्यूट था ही, उसके अलावा चाइना के साथ भी बाउंड्री डिस्प्यूट वो छोड़ गए थे. उसके अलावा इंडिया वाज बोर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस. ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं कि वर्ल्ड वॉर जस्ट कंप्लीट हुआ था, फिनिश हुआ था. ओके, उसके अलावा बहुत सारे देश है जो आजाद हो रहे थे. उसके अलावा कोल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था यूएस और यूएसएसआर के बीच में. तो इंडिया वाज बोर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस एज वेल. वी हैड आवर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स प्लस वी वर बोर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस. ओके, तो ये वाला जो चैप्टर है ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करता है कि हाउ डिड वी डेल्ट विथ आवर इंटरनेशनल चैलेंजेस. ओके, तो कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर एक बार हम विजिट कर लेते हैं कि दीज ऑल आर द कंटेंट ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. ओके, एंड आई गारंटी यू कि अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो यू वॉन्ट बी requiring any other source for your CUET and board examination preparation. Okay, so we will start with the introduction, then we will deal with the principles guiding India's foreign policy. Okay, what exactly are the principle of the foreign struggle movement और उसके अलावा constitutional provisions. उसके बाद में we will deal with the policy of non-alignment, then we will discuss the Nehru's role in non-alignment policy, then the distance from two camps, that is the US and the USSR. उसके बाद में एफ्रो एशियन यूनिटी नाम का एक टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, सेपरेट टॉपिक है. ओके, वी विल डिस्कस दैट. देन इंडियाज रिलेशन विद चाइना. तो देखो इनिशियली वी वर एट पीस विद चाइना, देन एक तिब्बत इशू के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था. ठीक है, दैट फाइनली लेड टू अ साइनो इंडियन वॉर इन 1962. उसकी कहानी हम पढ़ेंगे. Then we will discuss the consequences of the Chinese invasion, then wars and peace with Pakistan. तो 1948 के अंदर एक छोटा मोटा टसल हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इशू के ऊपर. ओके, उसके बाद में थोड़ा बहुत हमारे बीच में पीस भी रहा. फिर 1965 के अंदर एक फुल स्केल वॉर हुआ था, 1971 के अंदर एक फुल स्केल वॉर हुआ था. देन इंडिया बेसिकली फोर्स्ड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, दैट वाज ईस्ट पाकिस्तान, वो हम डिस्कस करेंगे. Then we will discuss the impact on India's military and economy of these wars. फिर at the end we will discuss India's nuclear policy and nuclear test. Okay, so these all are going to be the topics of this particular chapter. Now moving forward with the introduction. Okay, तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो मैंने आपको शुरुआत के अंदर क्या बताया था कि इंडिया वॉज बोर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस एज वेल. ओके, तो देखो इंटरनेशनली उस समय पे क्या चल रहा था ये देखते हैं. तो एक तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर. ठीक है, जो भी नुकसान हुआ था पूरे विश्व के देशों को वर्ल्ड वॉर 2 से, उससे सारी इकोनॉमीज ऊपर आने की कोशिश कर रही थी. उसके अलावा कोल्ड वॉर टेंशंस बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर. ओके, और उसके अलावा डीकोलोनाइजेशन शेप्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स. अब डीकोलोनाइजेशन क्या हो रहा है कि जैसे इंडिया आजाद हुआ था उस तरीके से बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे अलग अलग देशों से. ठीक है, तो दैट वाज द सिनेरियो. उसके अलावा देयर वाज टॉक्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लोबल बॉडी. ओके, तो यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड इन 1945. उसके बाद में यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन हुआ 1948 के अंदर. तो इस तरीके के सिनेरियो चल रहे थे इंटरनेशनली. और उसके बाद में इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. ओके, तो न्यूक्लियर वेपन्स इमर्ज हुए, यूएसए ने तो यूज भी कर दिया था उनको जापान के ऊपर. ओके, उसके बाद में राइज ऑफ कम्युनिस्ट चाइना. तो चाइना का भी इंडिपेंडेंस हो गया था जापान से और वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करना स्टार्ट कर दिया था. दैट वाज द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट. ओके, नाउ इंडिया के डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या क्या थे उस समय पे. तो इंडिया देखो पार्टीशन प्रेशर्स को झेल रहा था. पार्टीशन जस्ट हुआ ही था, तो पार्टीशन वाज अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर. ओके, मास माइग्रेशन हुआ,
कम्युनल वायलेंस हुआ, उसके अलावा कश्मीर इशू तो एकदम ऐसे लटका हुआ ही रह गया कि कश्मीर किसके साइड जाएगा, तो इसके ऊपर डिस्प्यूट रह गया था, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक इश्यूज भी थे क्योंकि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और उसके बाद में अंडर डेवलपमेंट भी था क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन करके गए थे, उसके अलावा कुछ नहीं करके गए थे, ठीक है। उसके बाद में डेमोक्रेटिक एंड वेलफेयर गोल्स, दैट मीन्स हमें डेमोक्रेसी भी एस्टेब्लिश करनी है और उसके अलावा हमें वेलफेयर का भी ध्यान रखना है। वेलफेयर का मतलब क्या है कि जो भी पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट बनाएगी वो लोगों की भलाई के लिए बनाएगी, ओके। तो दीज वर द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड द डोमेस्टिक चैलेंजेस विच इंडिया वर फेसिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि किस तरीके से हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप किया। तो द प्रिंसिपल्स गाइडिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो, एक तो है आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को गाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखो, आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल क्या है कि सबसे पहला है एंटी कॉलोनियलिज्म, कि मतलब ये जो इंडिया खुद एक ब्रिटिश कॉलोनी था 200 साल तक, तो इंडिया ऑब्वियसली बात है इतनी मुश्किल से आजाद हुआ, तो इंडिया नहीं चाहता कि बाकी कोई देश भी किसी दूसरे देश का गुलाम रहे, ठीक है। तो हमारे क्या आइडियल्स है कि हम एंटी कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट करेंगे, ओके। देन इंडिया विल सेवर द सॉवरेनिटी ऑफ इटसेल्फ एंड अदर कंट्रीज एज वेल। अब सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि हम हमारे फैसले लेने के लिए खुद सक्षम है और हम किसी भी फॉरेन पावर की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो सॉवरेनिटी का बेसिकली यही मीनिंग होता है। एंड इंडिया बेसिकली डिसाइडेड टू मेंटेन इट्स ओन सॉवरेनिटी एंड प्रमोट सॉवरेनिटी ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल, ओके। उसके बाद में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि हम साथ रहेंगे बाकी देशों के साथ और पीसफुली रहेंगे। तो दीज वर द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ओके। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है रिगार्डिंग आवर फॉरेन पॉलिसी? तो देखो, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द स्टेट मस्ट प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सरकार को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। उसके अलावा मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन, मतलब अच्छे रिलेशन मेंटेन करो और ऑनरेबल रिलेशन, रेस्पेक्टेड रिलेशन मेंटेन करो बाकी देशों के साथ। उसके बाद में फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जो भी इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज है उसके लिए एकदम रेस्पेक्ट रखो और मतलब उनको फॉलो करो। और उसके बाद में इनकरेज पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब अगर किसी भी देश के साथ आपके कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं जाने अनजाने में, तो उनको पीसफुली रिजॉल्व करो, ओके। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स गाइडिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब ये जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है ये क्या है? तो देखो, उस टाइम पे कोल्ड वॉर जस्ट स्टार्ट हुआ था। आई वाज टेलिंग यू ना कि वर्ल्ड वॉर 2 से वर्ल्ड रिकवर कर रहा था, डीकोलोनाइजेशन हो रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स के इश्यूज चल रहे थे। अब उस टाइम पे 2 ब्लॉक्स बन गए पूरे वर्ल्ड के अंदर कि सुपर पावर कौन है, ओके। तो एक साइड तो यूएसए है और दूसरी साइड यूएसएसआर है, सोवियत रशिया है। यूरोप तो पूरा बर्बाद हो चुका था, ठीक है। यूरोप तो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज्यादा पिट गया था, ठीक है। अब यूएसए और यूएसएसआर जो रशिया है, इनके बीच में एक तरीके से लड़ाई चालू हो गई कि सुपर पावर कौन है, हु इज द अल्टीमेट सुपर पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, ओके। तो इसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। तो यूएस ने अपना ब्लॉक बना लिया जिसको हम नेटो कहते हैं, और यूएसएसआर ने अपना ब्लॉक बना लिया। तो बहुत सारे देश इनको ज्वाइन करने लग गए, ठीक है। तो अब इंडिया किसको ज्वाइन करेगा? यूएस को ज्वाइन करेगा या यूएसएसआर को ज्वाइन करेगा? तो इंडिया ने एक यूनिक पॉलिसी को फॉलो किया, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कि हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, ओके। तो देखो, नॉन अलाइनमेंट मींस अवॉइडिंग अलायंसेस विद आइदर ऑफ द कोल्ड वॉर ब्लॉक्स, दैट इज यूएस लेड नाटो एंड सोवियत लेड वॉर्सो पैक्ट, ओके। तो सोवियत लेड जो वॉर्सो पैक्ट था और यूएस लेड जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, इंडिया ने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। वी अवॉइडेड बोथ द ब्लॉक्स, ओके। तो दिस पॉलिसी एम्फेसाइजेस इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इन ग्लोबल अफेयर्स। तो देखो, हम नए नए इंडिपेंडेंट हुए हैं, नई नई हमें सॉवरेनिटी मिली है, तो हम इसको एंजॉय करना चाहते हैं, हम इसको सेवर करना चाहते हैं, ओके। हमें वापस किसी गुलामी के अंडर नहीं जाना, हमें वापस किसी की बात नहीं माननी है, ठीक है। तो दिस पॉलिसी बेसिकली एम्फेसाइजेस इंडिपेंडेंस इन द डिसीजन मेकिंग, ओके। उसके बाद में दिस लेड टू इंडिया सपोर्टिंग डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स एंड एफ्रो एशियन सॉलिडारिटी। तो देखो, इंडिया एकदम से अमीर देशों के बीच में या बड़े देशों के बीच में तो अपनी ग्लोबल अथॉरिटी एक्सर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है। हम एक नई डेमोक्रेसी है, तो हमें बहुत सारी चीजों से डील करना है। जैसे आज तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा से रखता है, ठीक है, आज की डेट में 2025 में, लेकिन 1947, 48, 49, 50 उस टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अब इंडिया क्या कर सकता है कि जो देश नए नए आजाद हो रहे हैं या फिर जो अफ्रीकन देश है जो ऑलरेडी गरीब है, उनके बीच में तो एक लीडरशिप रोल निभा सकता है ना। तो इस पॉलिसी ने कहीं ना कहीं इंडिया को डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने में और एफ्रो एशियन यूनिटी को प्रमोट करने के अंदर
हेल्प किया। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेहरूज रोल इन द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, ये आपका एक टॉपिक है एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो पीएम जवाहरलाल नेहरू जो थे, he was India's prime minister as well as the foreign minister of the country as well. Okay, foreign minister और prime minister दोनों की भूमिका ये निभा रहे थे। तो नेहरू as both prime minister and foreign minister heavily influenced India's foreign policy from 1947 to 1964। ये 1946 एक मिसटाइप है, इट इज 1947 टू 1964। ओके, तो देखो नेहरू जी हैड 3 की ऑब्जेक्टिव्स, इनके 3 की ऑब्जेक्टिव्स थे। तो पहला क्या है, प्रिजर्व सॉवरेनिटी, मतलब इंडिया की सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करना है, कोई और इंडिया की मतलब इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच में ना बोले, इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेगा, दैट वाज हिज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है, दैट वाज हिज सेकंड ऑब्जेक्टिव, कि भाई मतलब एक बार हमारा पार्टीशन हो चुका है, उसके बाद में मेरे को कोई फर्दर टुकड़े नहीं चाहिए देश के, ठीक है, दैट वाज हिज पॉलिसी। उसके बाद में प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि वी आर ऑलरेडी अ पुअर नेशन, ठीक है, काफी गरीब देश है, अंडर डेवलप्ड देश है, तो हमें रैपिडली ग्रो करना है इकोनॉमिक वे में। ओके, तो दैट वाज द 3 की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज ही एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट टू अचीव दीज गोल्स व्हाइल अवॉइडिंग कोल्ड वॉर राइवलरीज, ठीक है। तो इन्होंने किसको एडवोकेट किया, इन्होंने एडवोकेट किया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को। देखो ये जरूरी भी था कि देखो कोल्ड वॉर चल रहा था, तो अल्टीमेटली लड़ाई नहीं हुई यूएस और यूएसएसआर के बीच में, लेकिन अगर लड़ाई हो जाती तो क्या होता, मतलब अगर हम मान लो यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेते या यूएस को ज्वाइन कर लेते और कोई लड़ाई हो जाती तो वापस इंडिया को नुकसान हो जाता, ठीक है। तो इसलिए हमने नॉन अलाइनमेंट को चुना कि भाई हमें किसी के साथ भी नहीं रहना, हमें और कोई लड़ाई में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि हम पहले से इतने पिछड़े हुए हैं कि वी वांट टू ग्रो, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ऑलरेडी पिट चुकी है ब्रिटिश रूल से। ओके, तो दैट वाज द सिनेरियो। उसके बाद में पीएम नेहरू आल्सो एडवोकेटेड पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर बाय रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशंस एंड कंट्रीब्यूटिंग टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो पीएम नेहरू ने एडवोकेट किया पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर को कि यार ये लड़ाई झगड़े छोड़ो और आराम से रहना चालू कर दो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका है इसी सेंचुरी के अंदर, 1930 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आ चुका है, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका है, और उसके बाद में ये डीकोलोनाइजेशन के मोमेंट चल रहे हैं, तो ऑलरेडी वर्ल्ड बहुत कुछ झेल चुका है, और एक पेंडेमिक भी आया था 1920s के अंदर। तो नाउ promote a peaceful global order, okay, so that was his policy. Now moving forward with the next topic, that is the distance from 2 camps or the मतलब एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इंडियाज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। तो देखो किस तरीके से इंडिया ने डिस्टेंस किया अपने आप को इन दोनों कैंप से, यूएस और यूएसएसआर से, ठीक है। तो इंडिया हैड इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन इश्यूज लाइक, तो देखो 2 इश्यूज थे जिसके ऊपर इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रखा। तो पहला इशू क्या है, प्रोटेस्टिंग ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ इजिप्ट और द सुएज कैनाल। तो ये जो सुएज कैनाल है जो एक तरीके से यूरोप को एशिया से जोड़ता है, मतलब वैसे अगर यूरोप से एशिया की तरफ आना होता है तो पहले अफ्रीका क्रॉस करके आना पड़ता था, तो बहुत लंबा पड़ता था रास्ता, ठीक है। तो इजिप्ट ने क्या किया, सुएज कैनाल बना दिया, तो ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया उस कैनाल का कंट्रोल लेने के लिए। तो इंडिया ने इसको प्रोटेस्ट किया, ओके। और उसके बाद में सोवियत रशिया जो यूएसएसआर है उन्होंने हंगरी के ऊपर अटैक किया 1956 के अंदर, तो इसको इंडिया ने पब्लिकली कंडेम नहीं किया, ठीक है। तो इंडिया और रशिया के रिलेशंस है वो हमेशा अच्छे रहे। तो इंडिया देखो उनके जो एक्शंस होते हैं उनको ना तो मतलब ये कहता है कि सही है और ना ही ये कहता है गलत है, ठीक है। इंडिया एक न्यूट्रल स्टांस रख लेता है। जैसे अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था ना, जो वॉर चल भी रहा है, तो इंडिया क्या करता है, यूएन के अंदर जब भी वोटिंग होती है तो उस वोटिंग से रिफ्रेन कर देता है, ठीक है, कि ना तो हम उनके अगेंस्ट वोट डाल रहे हैं ना हम उनके फेवर में वोट डाल रहे हैं। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया प्रोटेस्टेड द ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ इजिप्ट, दैट इज द सुएज कैनाल इन 1956, एंड इंडिया डिडंट पब्लिकली कंडेम्ड द सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी, ठीक है। तो एक तरीके से हम सोवरेनिटी तो मेंटेन कर रहे हैं, हमारा इंडिपेंडेंट स्टांस है वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। दिस पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, maintained aid and cooperation from both blocks while retaining independence। तो देखो ये जो पॉलिसी थी तो इससे हमें एड और क्या कहते हैं मतलब कोऑपरेशन दोनों ब्लॉक से मिल जाता था। यूएसएसआर भी हमें एड कर देता था, कोऑपरेट कर देता था हमारे साथ, और यूएसए भी हमें एड प्रोवाइड करवा देता था, कोऑपरेशन प्रोवाइड करवा देता था, और हम इंडिपेंडेंट भी रह जाते थे। मतलब किसी से भी दुश्मनी नहीं है और दोस्ती दोनों से है, ठीक है। उसके बाद में इंडिया मेंटेन्ड इंडिपेंडेंस इन अ बाइपोलर वर्ल्ड व्हाइल प्लेइंग लीडरशिप रोल फॉर डेवलपिंग नेशंस। तो देखो ये जो बाइपोलर वर्ल्ड था
ये जो यूएस और यूएसएसआर के जो मतलब एक तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा था, इसमें तो इंडिया इंडिपेंडेंट है, जबकि जो डेवलपिंग नेशंस है और न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस है उनके बीच में इंडिया एक लीडरशिप रोल निभा रहा था। ओके, तो इस तरीके से इस पॉलिसी ने इंडिया को हेल्प किया ग्लोबली खुद को रिकॉग्नाइज करवाने में। जो भी छोटा मोटा रिकॉग्निशन उस टाइम पे मिल सकता था वो हमें मिल गया। ओके, उसके बाद में क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस क्या थे इस पॉलिसी के, तो देखो अनईज इन इंडो यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग 1950s ड्यू टू इंडियाज इंडिपेंडेंट पॉलिसी। तो थोड़ा बहुत अनईज आया इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस थे, क्योंकि इंडिया किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं था ना, तो यूएसए थोड़ा बहुत मतलब इंडिया के साथ ऐसे कर रहा था कि यार हमारे साथ आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे हो, तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस थोड़े से खराब हुए। ओके, तो यूएस रिजेंटेड इंडियाज पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन। ओके, तो यूएस बेसिकली वाज अगेंस्ट इंडियाज पार्टनरशिप, क्योंकि इंडिया सोवियत रशिया के थोड़ा सा ज्यादा क्लोज था। ऐसा नहीं है कोल्ड वॉर में सपोर्ट कर रहा है, बट थोड़ा सा क्लोज है उनके, तो यूएस रिजेंटेड दैट। रिजेंटेड का मतलब क्या होता है, ओपोज दैट। ओके, इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लिमिटेड इंडियाज ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेक्शंस। तो अब होता क्या है कि इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर लिया था। टैरिफ्स बहुत ज्यादा लगा दिए थे, टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा लिए थे इंपोर्ट्स के ऊपर। तो इससे क्या हुआ, इंडिया के ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेक्शंस एकदम जीरो थे, तो हमारे फॉरेन रिलेशंस काफी कम थे। ओके, तो दैट वाज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म और द चैलेंजेस of India's foreign policy. Okay, now we have discussed the distance from two camps. Now moving forward with the next topic, that is the Afro-Asian unity. ये आपकी NCERT बुक का ही प्रॉपर टॉपिक है। तो ये किस तरीके से हमने प्रमोट करी, तो देखो सबसे पहले एडवोकेसी ऑफ डीकोलोनाइजेशन एंड एंटी रेसिज्म। तो देखो साउथ अफ्रीका के अंदर एक अपार्थाइड मोमेंट हुआ था, तो बेसिकली जो ब्लैक पीपल थे वहां पे उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। ठीक है, तो इंडिया बेसिकली एडवोकेटेड फॉर एंटी रेसिज्म, की कोई रेसिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब कोई गोरे काले का फर्क नहीं होना चाहिए। तो इंडिया अपोज द अपार्थाइड पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका एंड सपोर्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनीज लाइक इंडोनेशिया इन 1949। ओके, तो देखो इंडोनेशिया है वो नीदरलैंड्स जो डच है उनकी कॉलोनी था, तो उनकी इंडिपेंडेंस को इंडिया ने सपोर्ट किया। और उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड पॉलिसी थी, जो मतलब ब्लैक पीपल के अगेंस्ट जो पॉलिसी थी, उसको अपोज किया इंडिया ने। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, ये 1947 के अंदर हुआ। तो दिस वाज होस्टेड बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस टू फोस्टर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, तो मतलब आसपास के देशों से बना के रखनी है, तो इसलिए मतलब हमने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, इस तरीके का सिनेरियो हुआ। ठीक है, तो एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हम उसे कहते हैं, 1947 इंडिया की इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले ही हुआ था। ओके, उसके बाद में बैंडोंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो ये इंडोनेशिया के अंदर एक जगह है, 1955 के अंदर हुआ था। तो दिस बॉट टुगेदर एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस टू अपोज कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो देखो सबसे ज्यादा कॉलोनियलिज्म जो ये मतलब यूरोपियन पावर्स ने जो अलग अलग देशों को गुलाम बना रखा था, तो इसको सबसे ज्यादा किसने झेला था, अफ्रीका और एशिया के देशों ने झेला था। ठीक है, तो 1955 के अंदर एक बैंडोंग नाम की जगह है इंडोनेशिया के अंदर, वहां पे एशियन और अफ्रीकन नेशन के लीडर्स मिले। ओके, तो दे बेसिकली अपोज द कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म। ठीक है, ये गोरे काले का फर्क नहीं होना चाहिए और मतलब हमें आजाद करो जल्दी जल्दी, इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद में फाइनली दिस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM केम अप। ठीक है, this was founded in 1961 in Belgrade. Belgrade is a city और the capital of Serbia. ठीक है, उस टाइम पे युगोस्लोवाकिया नाम क्या एक देश था, ठीक है, जो 6 टुकड़ों में आगे चल के बट गया, तो उसके अंदर आया करता था। तो बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल आज के डेट में। ठीक है, तो वहां पे ये समिट हुई। तो दिस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज फाउंडेड इन 1961 विथ नेहरू एज अ को-फाउंडर। ठीक है, नेहरू वाज अ को-फाउंडर ऑफ दिस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, दिस स्ट्रेंथन्ड इंडियाज लीडरशिप रोल अमंग न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस। ओके, तो ये जो इंडिया का लीडरशिप रोल है, मैंने आपको क्या बताया था कि एकदम से हम बड़े देशों के बीच में तो लीडरशिप रोल नहीं निभा सकते ना। तो क्या हुआ कि जो डेवलपिंग और न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस है उनके बीच तो लीडरशिप कर ही सकते हैं, तो इसने इंडिया के इस रोल को स्ट्रेंथन किया। ओके, तो वी आर डन एंड डस्टेड विद द एफ्रो एशियन यूनिटी। ओके, ये सारे के सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए थे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंडियाज रिलेशन विद चाइना। तो अब देखो दो स्टोरीज आने वाली है,
एक तो इंडिया के चाइना के साथ किस तरीके से रिलेशन चले, और उसके बाद में इंडिया के पाकिस्तान के साथ किस तरीके से रिलेशंस और वॉर्स वगैरह चले, एंड एट द एंड वी विल डिस्कस द इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। ओके, तो देखो इनिशियली इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है वो काफी अच्छे थे, ठीक है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और चाइना को भी नई नई इंडिपेंडेंस मिली थी, तो वी वर ऑन वेरी गुड टर्म्स। ओके, तो 1949 से लेकर 1954 तक की हम बात करें तो इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन चाइना। तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री विच रिकॉग्नाइज दैट कि हाँ भाई कि चाइना की गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद में नेहरू व्यूड चाइना एज अ नेबर इमर्जिंग फ्रॉम वेस्टर्न डोमिनेशन एंड सपोर्टेड इट इन इंटरनेशनल फोरम्स। तो नेहरू जी ने चाइना को एक नेबर माना जो इंडिया की तरह ही वेस्टर्न डोमिनेशन से बाहर निकल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, और एक तरीके से सपोर्ट करते थे नेहरू जी इनको इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर, ठीक है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर, उनका व्यू पॉइंट अलग था, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल expressed concerns about potential Chinese aggression, but Nehru dismissed these fears, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि चाइना आगे चल के खतरा बन सकता है, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, फिर वल्लभ भाई पटेल साहब की तो डेथ हो गई थी, ठीक है, राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो नाउ व्हाट हैपेंड वाज नेहरू वाज द ओनली लीडर। अब क्या होता है 1954 के अंदर, इन 1954 चाइना एंड इंडिया साइंड अ पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील मतलब 5 चीजों के ऊपर हमने एग्री किया, ठीक है। तो इंडिया एंड चाइना एग्रीड ऑन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स क्या थे ये हम एक बार देख लेते हैं। तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, दैट वाज द फर्स्ट थिंग, ठीक है, कि मतलब हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को एकदम से रेस्पेक्ट करेंगे, मतलब आपस में कोई लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। ओके, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, अगेन सेम थिंग। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, मतलब चाइना इंटरनली क्या कर रहा है और इंडिया अपने अंदर देश के अंदर क्या कर रहा है, नोबडी विल केयर, ठीक है, हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। उसके बाद में इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। उसके बाद में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर पंचशील एग्रीमेंट 1954 के अंदर इंडिया और चाइना ने एग्री किया। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, both countries strengthened diplomatic ties with mutual visits by leaders warmly welcomed in both countries। तो देखो दोनों देशों के डिप्लोमेट्स और लीडर्स एक दूसरे को आराम से विजिट करते थे और उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता था एक दूसरे के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके का सिनेरियो था। तो शुरुआत में फ्रॉम 1949 टू 1954 इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी ठीक थे। ओके, अब एग्रेशन कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब लड़ाई झगड़े कैसे चालू हुए। तो होता क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड देखते हैं, टॉपिक का नाम है बैकग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। तो व्हाट हैपेंड वाज कि चाइना एनेक्स तिब्बत इन 1950, ठीक है। तो 1950 के अंदर तिब्बत नाम की जो जगह है उसको चाइना ने एनेक्स कर लिया, मतलब वहां पे अटैक करके उसको कैप्चर कर लिया। तो दिस रिमूव्ड द बफर जोन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो बफर जोन का मतलब क्या होता है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक देश हुआ करता था तिब्बत नाम से, उसको तो चाइना ने अपने अंडर ले लिया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि इंडिया ने असाइलम ग्रांट कर दिया दलाई लामा को, जो तिब्बतियन लीडर थे, एक स्पिरिचुअल लीडर है, ठीक है। इनको असाइलम ग्रांट कर दिया इंडिया ने 1959 के अंदर, ठीक है, आफ्टर द अपराइजिंग इन तिब्बत लीडिंग टू टेंशंस विद चाइना। तो चाइना ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया कि भाई तिब्बतियन लीडर को आप क्यों असाइलम ग्रांट कर रहे हो, क्यों आप उनको अपने पास रख रहे हो। ओके, फिर उसके बाद में क्या हुआ, चाइना और इंडिया के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी चालू हो गए 2 जगह पे, ठीक है। तो पहला क्या है, चाइना रिजेक्टेड द कॉलोनियल एरा बॉर्डर एग्रीमेंट्स एंड क्लेम्ड अक्साई चीन, दैट इज द लद्दाख रीजन एंड द अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो चाइना ने मना कर दिया कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो बाउंड्रीज बनाई गई थी उनको हम नहीं मान रहे, और ये जो अक्साई चीन जो लद्दाख रीजन है उसका कुछ हिस्सा हमारी टेरिटरी है, और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भी हमारी टेरिटरी है, ठीक है, ये चाइना ने बोला। ओके, तो दो ये जो लद्दाख रीजन है इट वाज ऑक्यूपाइड बाय चाइना इन 1957 टू 1959 विद अ स्ट्रेटेजिक रोड बिल्ट थ्रू इट। उन्होंने यहाँ पे रोड वगैरह भी बना ली। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को भी ये लोग क्लेम करने लग गए कि ये चाइनीज टेरिटरी है, ठीक है। अब बॉर्डर स्क्रिमिशेस मतलब क्या होता है कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ ये स्टार्ट होने लग गए 1957 से लेकर 1962 के बीच में, ठीक है। छोटी मोटी टसल और छोटी मोटी लड़ाइयाँ चाइना के बीच में होने लग गई। एक तो ये दलाई लामा वाला इशू था, तिब्बत वाला इशू था, और उसके बाद में चाइना इंडिया की टेरिटरीज को क्लेम करने लग गया। तो चाइना का देखो ऐसा है गाइस कि मतलब जिस भी देश के साथ चाइना की बाउंड्रीज लगती है उस देश के साथ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स है।
आज की डेट में भी, ठीक है। चाइना मतलब मानता ही नहीं है, मतलब हर देश की टेरिटरीज को वो क्लेम करता रहता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि तिब्बत इशू के बारे में एक बार देख लेते हैं, एक अलग से बॉक्स बना हुआ आपकी बुक के अंदर, ठीक है। तो इंडिया का स्टांस क्या था तिब्बत इशू पे? तो इनिशियली तो देखो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि चाइना का जो मतलब सॉवरेनिटी है तिब्बत के ऊपर, उसको इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया पंचशील एग्रीमेंट 1954 में, ठीक है। बट क्या हुआ कि इंडिया ने दलाई लामा को असाइलम प्रोवाइड करवा दिया है 1959, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इंडिया सपोर्टेड तिब्बतियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द 1950s एंड 1960s, दैट इज द सोशलिस्ट पार्टी एंड जनसंघ, ठीक है। तो ये कुछ पार्टीज थी इंडिया की जिन्होंने तिब्बतियन क्या कहते हैं सॉवरेनिटी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नाउ रीडिंग अबाउट द तिब्बतियन ऑपोजिशन अगेंस्ट चाइना, तिब्बतियंस ने किस तरीके से ओपोज किया चाइना को? तो दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द चाइनीज सेटलर्स इन तिब्बत एंड सप्रेशन ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर एंड रिलीजन, ओके। तो चाइना के जो सेटलर्स वहां पे आने लग गए थे, चाइनीज आर्मी जो आने लग गई थी, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया और ये लोग बोलने लग गए कि आप हमारा कल्चर और हमारे रिलीजन को खराब कर रहे हो, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि चाइना ने तिब्बतियन से वादा किया था कि हम आपको ऑटोनॉमी ग्रांट कर देंगे। ऑटोनॉमी ग्रांट करने का मतलब क्या है कि आप हमारे साथ रहो, ठीक है, हमारे देश का पार्ट रहो, लेकिन आप इंडिपेंडेंटली रूल कर लेना। लेकिन तिब्बतियंस ने ये कहा कि यार आप एक तरीके से है ना मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आगे। तो तिब्बतियंस वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। नाउ रिफ्यूजी सेटलमेंट इन इंडिया, तो व्हाट हैपेंस वाज कि अब जो लोग रिफ्यूजी थे, मतलब एक तरीके से चाइना जिनको मारने वाला था या जिनके ऊपर अटैक करने वाला था तिब्बतियंस के ऊपर, या फिर जो लोग अनसेफ फील कर रहे थे, वो कहाँ जाएंगे? ऑब्वियस ही बात है, तिब्बत एक तरीके से लैंडलॉक्ड है इंडिया और चाइना के बीच में, तो उनको इंडिया ही आना पड़ेगा, ठीक है। ये दलाई लामा की फोटो लगी हुई है, ही इज अ नोबेल प्राइज अवॉर्डी एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इंडिया ही आना पड़ा, इनको नहीं चाइना वाले मार देते, ठीक है। तो रिफ्यूजी सेटलमेंट कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ। तो धर्मशाला which is a city in Himachal Pradesh became the largest Tibetan settlement and the Dalai Lama residence in India, okay। तो दलाई लामा की रेजिडेंस भी यही है, धर्मशाला नाम की एक सिटी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। वहां का क्रिकेट स्टेडियम जो है वो वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है, ठीक है। तो धर्मशाला बिकेम द लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट इन द कंट्री, ओके। और उसके अलावा लार्ज तिब्बतियन कम्युनिटीज सेटल्ड इन दिल्ली एंड अदर रीजंस एज वेल, ओके। तो दिस इज द सिनेरियो। नाउ दिस इज अबाउट द तिब्बत इशू। नाउ देयर इज अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो चाइना ने देखो दो जगह इंडिया के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस व्हिच वाज गोइंग इन अक्टूबर 1962, चाइना लॉन्च्ड अ टू प्रोलॉन्ग्ड अटैक ऑन डिस्प्यूटेड रीजंस, ठीक है। तो जो दो डिस्प्यूटेड रीजंस थे, एक तो था अरुणाचल प्रदेश और दूसरा था लद्दाख, इनके ऊपर चाइना ने अटैक लॉन्च कर दिया, ठीक है। और दो अटैक लॉन्च किए, ठीक है, पहला अक्टूबर के अंदर और दूसरा नवंबर के अंदर, ठीक है। तो पहला तो रीजन था ईस्टर्न फ्रंट, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहां पे चाइना ने अटैक लॉन्च किया, ठीक है। और दूसरा जो अटैक था वो यहां पे लद्दाख के आसपास इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। तो ईस्टर्न फ्रंट के अंदर क्या हुआ, चाइनीज फोर्सेस एडवांस्ड टू द आसाम प्लेन्स, और उसके बाद में वेस्टर्न फ्रंट पे क्या होता है, इंडियन फोर्सेस मैनेज टू रेजिस्ट चाइनीज एडवांसेस, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इंडियन फोर्सेस ने मैनेज कर लिया चाइनीज एडवांसेस को। यहां पे तो हम डिफेंड कर गए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना ने अच्छा खासा अटैक मार लिया। अब चाइनीज स्ट्रेटेजी क्या थी? द फर्स्ट अटैक लास्टेड अ वीक एंड द सेकंड वेव अकर्ड इन नवंबर 1962। तो देखो पहला अटैक इन्होंने अक्टूबर के अंदर किया था, एक हफ्ते तक बहुत भयंकर अटैक इन्होंने इंडिया के ऊपर किया, और सेकंड अटैक जो हुआ वो नवंबर के अंदर हुआ, ओके। तो इन्होंने सिग्निफिकेंट गेन्स कर लिया, मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर अच्छा खासा इन्होंने गेन कर लिया। तो आफ्टर सिग्निफिकेंट गेन्स China declared a unilateral ceasefire and withdrew to the pre-war positions, ठीक है। तो एक तरीके से अच्छे खासे गेन करके इन्होंने मतलब प्री वॉर पोजीशंस पे चले गए और यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम तो अब लड़ाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखो एक तरीके से हरा तो दिया ही ना इंडिया को, मतलब एक तरीके से मतलब चाइना बेसिकली शोड इट्स अथॉरिटी टू आवर कंट्री, ठीक है, इट ह्यूमिलिएटेड आवर कंट्री, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये अटैक तो हो गया, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? तो मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस की अगर अपन बात करें तो देखो दिस एक्सपोज इंडियाज लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ओके। तो ये जो चाइनीज अटैक हुआ इससे पता चला कि भाई इंडिया मिलिटरीली प्रिपेयर्ड नहीं है, इंडिया को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा अपनी मिलिट्री के ऊपर, ओके। उसके बाद में इंडिया सॉट मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम यूएस एंड यूके
द यूएसएसआर रिमेन्ड न्यूट्रल, ठीक है। तो इंडिया ने मिलिट्री असिस्टेंस किससे मांगी? यूएसए से और यूनाइटेड किंगडम से। इन दोनों ने मना कर दिया क्योंकि इंडिया पब्लिकली कंडेम कर चुका था उसका जो बेसिकली यूके ने जो सुएज कैनाल पे अटैक किया था उसके ऊपर हमने प्रोटेस्ट कर दिया था। तो यूके वैसे गुस्सा था और यूएस को वैसे गुस्सा था क्योंकि हमारे सोवियत रशिया से रिश्ते अच्छे हो रहे थे, और सोवियत रशिया जो है वो एक तरीके से न्यूट्रल रह गया क्योंकि उन्हें चाइना से रिश्ते नहीं बिगाड़ने। तो इस तरीके से मिलिट्री वे में हमें कहीं से भी हेल्प नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि यूएस और यूके को हमने कंडेम कर दिया था या हम उनके अगेंस्ट जा रहे थे, और यूएसएसआर को चाइना से पंगा नहीं लेना था, ठीक है। और इंडिया की मिलिट्री अनप्रिपेयर्डनेस भी सामने आ गई थी कहीं ना कहीं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पॉलिटिकल इंपैक्ट। तो नेहरू जी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा फॉर इज पुअर असेसमेंट ऑफ चाइनाज इंटेंशन, ठीक है, क्योंकि ये असेस नहीं कर पाए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि भाई इनसे बच के रहो, लेकिन नेहरू जी ने बोला था नहीं नहीं ये तो हमारे दोस्त ही है, क्या दिक्कत वाली बात है। तो इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पे वी कृष्ण मेनन, ओके, इनको रिजाइन करना पड़ा। आर्मी कमांडर्स को रिप्लेस किया गया और फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट नेहरू वाज डिबेटेड इन लोकसभा। तो नेहरू जी के अगेंस्ट पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन डिबेट किया गया इन 1962 आफ्टर दिस पर्टिकुलर अटैक, ठीक है। तो 15 साल वो प्रधानमंत्री रहे और 15 साल में पहली बार उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब उनको रिमूव करने के लिए सॉरी गाइस, प्रधानमंत्री के पद से तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन डिबेट किया गया। ऑल्दो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, उनके पास एमपीज बहुत ज्यादा थे, लेकिन हाँ स्टिल एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उनके अगेंस्ट डिबेट किया गया। ओके, नाउ नेशनल सेंटिमेंट की बात करें तो देखो इंड्यूस द सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन, ठीक है। ह्यूमिलिएशन तो होता ही है यार, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब हम किसी से हारे हैं, लड़ाई हारे हैं, ठीक है। तो देखो इंड्यूस द सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन बट स्ट्रेंथन नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म की भावना एक तरीके से मतलब जो देश प्रेम की भावना वो थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन हाँ ह्यूमिलिएशन तो हुआ। ओके, कांग्रेस लॉस्ट की बाई इलेक्शंस इंडिकेटिंग अ शिफ्ट इन पॉलिटिकल मूड। ओके, तो कुछ बाई इलेक्शंस हुए थे, उनके अंदर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो जिससे क्या क्या पता चला कि नेशनल सेंटिमेंट है वो अब कांग्रेस के थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जो सीपीआई पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके अंदर एक स्प्लिट आता है। तो जो प्रो यूएसएसआर फैक्शन था वो तो मतलब सीपीआई बन गया, और उसके अलावा जो प्रो चाइना फैक्शन था वो सीपीआईएम बन गया, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था मतलब चैप्टर 2 के अंदर भी, ठीक है। तो दैट इज द सिनेरियो, तो दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चाइनीज इन्वेजन। नाउ वी विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कि पाकिस्तान के साथ हमारे इश्यूज किस तरीके से चले और मतलब किस तरीके से हमारे रिलेशंस पाकिस्तान के साथ चले, ठीक है। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो देखो पार्टीशन हुआ, ठीक है। पार्टीशन से दो देश बने, पाकिस्तान और इंडिया। ओके, तो अब एक टेरिटरी डिस्प्यूटेड रह गई, वो थी कश्मीर। तो क्या डिसाइड किया गया था, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वो पाकिस्तान के साथ चले जाएगी और जो हिंदू मेजोरिटी एरिया है वो इंडिया के साथ रह जाएगी। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि कश्मीर वाज अ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया विद अ हिंदू लीडर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि कश्मीर को है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अच्छी डिप्लोमेसी के साथ इंडिया के साथ मिला लिया, जबकि पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उनके साथ जाए। तो ये डिस्प्यूट रह गया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स की देन है ये डिस्प्यूट भी, वो अच्छे से डिसाइड नहीं करके गए, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि शुरुआत के अंदर होता है कि कश्मीर डिस्प्यूट, तो आजादी के जस्ट बाद में एक छोटी मोटी फाइट हो गई थी। तो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान began almost immediately after the partition, primarily over the Kashmir region which was a princely state at the time of the independence, ठीक है। तो कश्मीर के ऊपर ही हमारी लड़ाई इमीडिएटली पार्टीशन के बाद ही, इंडिपेंडेंस के बाद ही चालू हो गई थी, ठीक है। बोथ कंट्रीज क्लेम्ड द रीजन एंड द डिस्प्यूट लेड टू अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी फोर्सेस, ठीक है। तो क्या होता है कि दोनों के दोनों देशों ने इसको क्लेम किया और एक प्रॉक्सी वॉर, मतलब फुल स्केल वॉर नहीं, लेकिन हाँ छोटी मोटी लड़ाई तो दोनों देशों के बीच में हुई आजादी के जस्ट बाद, ठीक है, ओवर दिस कश्मीर रीजन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज brought to the United Nations in 1948 but it was not escalated into a full scale war during this particular period, ठीक है। तो क्या होता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर 1948 के अंदर गया और एक फुल स्केल वॉर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इशू कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि नेक्स्ट क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ दिनों तक जो रिश्ते हैं वो थोड़े से अच्छे चलते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पोस्ट वॉर पीस हुआ। पोस्ट वॉर पीस क्या है कि देखो एक तो जो मैंने चैप्टर 1 के अंदर आपको बताया था
कि बहुत सारी विमेन को एबडक्ट कर लिया गया था, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को किडनैप वगैरह कर लिया गया था ड्यूरिंग द माइग्रेशन। तो अब उस जो किडनैप्ड पॉपुलेशन है उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अपने अपने देशों में वापस भेजने के लिए दोनों देशों ने कोऑपरेट किया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डिस्पाइट द कश्मीर डिस्प्यूट बोथ कंट्रीज वर्क टुगेदर ऑन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। फॉर एग्जांपल, two nations cooperated in restoring women who were abducted during the पार्टीशन वायलेंस। ओके, तो जो भी विमेन को एबडक्ट किया गया था पार्टीशन वायलेंस के दौरान, उनको अपने देशों में वापस भेजने के लिए दोनों देशों ने कोऑपरेट किया। ओके, उसके बाद में दिस हाईलाइटेड दैट इवन एमिस्ट टेंशंस देयर वर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, टेंशंस तो है लेकिन फिर भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं दोनों देश। ओके, उसके बाद में इंडस वाटर ट्रीटी होती है 1960 के अंदर। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो इंडस नदी है, मतलब ये जो इंडस नदी की पूरी चेन है, सिंध, ब्यास, रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, 6 नदियां है टोटल। तो इसके पानी के शेयरिंग के लिए एक ट्रीटी हुई थी जो वर्ल्ड बैंक ने एक तरीके से मतलब मीडिएट करी थी। तो उसमें भी अच्छे से इन दोनों देशों ने कोऑपरेट किया। ठीक है, तो दीज वर द इश्यूज ऑफ पोस्ट वॉर पीस। ओके, नाउ वी हैव अ फुल स्केल वॉर इन 1965। 1965 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक फुल स्केल वॉर होता है। ठीक है, तो देखो इनिशियल स्क्रिमेसेस मतलब शुरुआती लड़ाई झगड़े कहां चालू हुए, तो द 1965 कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एस्केलेटेड व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड द आर्म्ड अटैक्स ऑन रन ऑफ कच्छ, दैट इज गुजरात, इन अप्रैल 1965, followed by a larger offensive in Jammu and Kashmir in August September of the same year. Okay, तो इन्होंने सबसे पहले गुजरात के अंदर रन ऑफ कच्छ के ऊपर अटैक किया इन 1965 और उसके बाद में एक लार्जर ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर अगस्त सितंबर 1965 के अंदर। ठीक है, अब पाकिस्तान को क्या लगता था कि कश्मीर की पॉपुलेशन उनको सपोर्ट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पाकिस्तान हैड होप्ड टू गेन सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन इन कश्मीर बट दिस डिड नॉट मैटीरियलाइज। ठीक है, इनको लगता था कि कश्मीरी लोग इनको सपोर्ट कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ओके, अब इंडिया ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, तो इंडिया के पीएम उस टाइम पे चेंज हो चुके थे, जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी 1964 में, तो लाल बहादुर शास्त्री वाज द पीएम ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो इन रिस्पॉन्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ऑर्डर अ काउंटर ऑफेंसिव अलोंग पंजाब बॉर्डर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई पंजाब बॉर्डर पे पाकिस्तान के ऊपर अटैक मारो। ओके, उसके बाद में इंडियन आर्मी मेड सिग्निफिकेंट गेन्स रीचिंग क्लोज टू लाहौर इन फियर्स फाइटिंग। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने पंजाब के साइड से उनको अटैक किया और लाहौर के पास पहुंच गए अपन लड़ते लड़ते उनकी टेरिटरीज को क्लेम करते हुए। ठीक है, कि उनको हमने बता दिया कि भाई हम भी कम नहीं है, तुम अगर अटैक कर रहे हो तो हम भी अब तुम्हें अटैक कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यूएन ने इंटरवीन किया। ठीक है, यूएन को लगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा ही लड़ रहा है दोनों के दोनों। ठीक है, द हॉस्टिलिटीज मतलब लड़ाई एंडेड विद द इंटरवेंशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, द ताशकंद एग्रीमेंट। ठीक है, signed in January 1966 by the Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistan's General Ayub Khan marked the end of the conflict. ठीक है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान के जो आर्मी कमांडर थे जनरल अयूब खान, ये ताशकंद नाम की एक जगह पे मिले और इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया और वहां से क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों जो लड़ाई है, दोनों देशों की जो लड़ाई है वो खत्म हुई। ओके, द एग्रीमेंट वाज ब्रोकर्ड बाय द सोवियत यूनियन। तो इस एग्रीमेंट को ब्रोकर किसने किया, मतलब मीडिएट किसने किया, सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर या रशिया ने। ठीक है, ऑल्दो इंडिया इन्फ्लिक्टेड कंसिडरेबल मिलिट्री लॉसेस टू पाकिस्तान, द वॉर एक्सेलरेटेड इंडियाज ऑलरेडी डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन विच वुड अफेक्ट द फ्यूचर प्लानिंग। तो देखो इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिलिट्री नुकसान पहुंचाया, इंडिया ने बहुत भयंकर अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, बट इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो ऑलरेडी खराब थी, तो उसको फर्दर एग्रीवेट इसने कर दिया। ठीक है, नाउ वी आर डन एंड डस्टेड विद द 1965 वॉर। अब बात आती है बांग्लादेश वॉर की। एक और फुल स्केल वॉर हुआ था 1971 के अंदर। तो देखो इसका बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो देखो पाकिस्तान के अंदर चुनाव हुए थे 1971 के अंदर। ओके, तो पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, ये दो हिस्सों के अंदर पाकिस्तान डिवाइडेड था। अब वहां पे वॉर होता है, नहीं मतलब चुनाव होते हैं, तो उन चुनावों के अंदर क्या होता है बेसिकली कि एक आवामी लीग नाम से पार्टी थी, वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मतलब एकदम यूनिलेटरली जीत दर्ज कर देती है। ठीक है, सारी सीटें एक तरीके से निकाल देती है और पाकिस्तान के अंदर जो सीट्स है वो 2-3 पार्टीज के अंदर बट जाती है। तो अब सरकार कौन बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि आवामी लीग के पास सीट ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ पे सरकार नहीं बना सकते। ठीक है,
तो इस तरीके से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा रहे हैं वो, इन्होंने डेमोक्रेसी का वादा किया था और डेमोक्रेटिकली तो सरकार आवामी लीग की बननी चाहिए। तो यहां से डिस्प्यूट चालू हो गए पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके बीच में, ठीक है। तो देखो, इंटरनल क्राइसिस इन पाकिस्तान इज द फर्स्ट टॉपिक। तो इन 1970 पाकिस्तान फेस्ड अ सीवियर इंटरनल क्राइसिस व्हेन इट्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस ए स्प्लिट रिजल्ट, ठीक है। तो जुल्फिकार अली भुट्टोज पार्टी वॉन इन वेस्ट पाकिस्तान वाइल द अवामी लीग लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान डोमिनेटेड इन द ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो अब एक तरीके से स्प्लिट रिजल्ट आ गया चुनावों का। Now the Awami League's victory represented the aspirations of the Bengali population in East Pakistan, who had long been marginalized by the West Pakistani रूलर्स। ओके, तो जो ईस्ट पाकिस्तानी लोग थे उनको लगा कि भाई हम भी मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, हमें भी थोड़ा बहुत से मिलेगा, इस तरीके का सिनेरियो, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि पाकिस्तान ने इसको रिप्रेस करना चालू कर दिया। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट रिजेक्टेड द डेमोक्रेटिक आउटकम एंड डिमांड फॉर अ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस डेमोक्रेटिक आउटकम को, इस रिजल्ट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इन अर्ली 1971 द पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख मुजीब एंड लॉन्च्ड वायलेंट रिप्रेशन इन ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही लोगों को अटैक करना चालू कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बिगेन अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डिमांडिंग फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। तो जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे जिनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी बहुत ज्यादा अटैक कर रही थी और रिप्रेशन कर रही थी, वो बांग्लादेश की डिमांड करने लग गए, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इंडिया ने इसके बीच में कहीं ना कहीं इंटरवीन करना चालू कर दिया। तो इंडिया सपोर्ट फॉर बांग्लादेश इज फ्रीडम, तो इंडिया प्रोवाइडेड मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू द बांग्लादेश लिबरेशन स्ट्रगल। इंडिया अकोमोडेटेड मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। तो देखो, इंडिया को वैसे भी प्रॉब्लम्स कम नहीं है, अब ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश आज का, वहां से मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर आने लग गए, तो उनको भी इंडिया को अकोमोडेट करना है। अब क्या होता है, यूएस और चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना चालू कर दिया। इन द बैकग्राउंड द यूएस चाइना रिप्रोचमेंट इन द लेट 1960s रिजल्टेड इन शिफ्टिंग ग्लोबल अलाइनमेंट, ठीक है। तो यूएस और चाइना की बहुत अच्छी दोस्ती होगी, आज की डेट में तो लड़ाई चल रही है इन दोनों की, ठीक है, ट्रेड वॉर चल रहा है दोनों के बीच में, लेकिन लेट 1960s में यूएस और चाइना की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो एक ग्लोबल अलाइनमेंट में भी शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। तो इन 1971 हेनरी किसिंगर यूएस ऑफिशियल मेड अ ट्रिप टू चाइना पासिंग थ्रू पाकिस्तान सॉलिडिफाइंग टाइज बिटवीन पाकिस्तान, यूएस एंड चाइना। तो यहाँ पे देखो, पाकिस्तान, यूएस और चाइना ने एक ब्लॉक बना लिया अपना और इंडिया के अगेंस्ट हो गए और इंडिया को अटैक करना है, ठीक है। तो अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ पार्टनरशिप कर ली, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग अलायंस बिटवीन यूएस, पाकिस्तान एंड चाइना, इंडिया साइंड अ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन इन अगस्त 1971। तो अब ये देखो, चाइना और यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडिया को भी तो कोई बड़ा पार्टनर चाहिए। तो इंडिया ने पीस एंड फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन कर ली रशिया के साथ, जो सोवियत यूनियन था, ठीक है। दिस ट्रीटी इंश्योर्ड सोवियत सपोर्ट फॉर इंडिया इन इवेंट ऑफ एन अटैक, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पोजीशन। तो सोवियत यूनियन ने बोला कि अगर कोई अटैक होता है पाकिस्तान, यूएस और चाइना की तरफ से, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ओके। तो इंडिया की पोजीशन भी एक तरीके से अच्छी स्ट्रेंथन हो गई, ओके। अब अगली जो चीज है वो हम देखते हैं कि इंडो पाक वॉर एक फुल स्केल वॉर हुआ जो इंडिया ने जीता। तो यहां पे देखो, ये पाकिस्तानी जनरल है, ये सरेंडर कर रहे हैं, लगभग 90,000 लोगों को हमने सरेंडर करवाया था। तो दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर आवर कंट्री एज वेल, ठीक है। तो इन दिसंबर 1971 द टेंशंस एस्केलेटेड इनटू अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक्ड पंजाब एंड राजस्थान, पाकिस्तान आर्मी मोबिलाइज ऑन जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट, ठीक है। तो इन्होंने पंजाब और राजस्थान को एयरफोर्स से अटैक किया और पाकिस्तानी आर्मी ने एक तरीके से जम्मू और कश्मीर के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया, ठीक है। इंडिया रिटेलिएटेड, मतलब इंडिया ने रिटेलिएट किया या फिर काउंटर ऑफेंस किया with coordinated attacks by the Air Force, Navy and Army on both the western and eastern fronts, ठीक है। बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, और उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान, और जो प्रेजेंट पाकिस्तान है, दोनों जगह इंडिया ने बहुत अच्छे से अटैक किया, ओके। नाउ इंडियन सक्सेस, यहाँ पे देखो गाइज, मैंने इंडियन फ्लैग को बनाने की कोशिश करी, मतलब जो फॉन्ट कलर था, मतलब ऊपर जो है सैफरन कलर है, नीचे ग्रीन कलर है और बीच में व्हाइट, और ये जो अशोक चक्रा होता है उसकी जगह मैंने ब्लू करने की कोशिश करी है, ऑल्दो मतलब ठीक है, बच्चों जैसी हरकत है, बट हाँ, इंडियन विक्ट्री को ये दर्शा रहा है, ये जो अगले 3 पैराग्राफ है, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू दैट। तो इंडियन सक्सेस, द इंडियन फोर्सेस एडवांस्ड
रैपिडली particularly in ईस्ट पाकिस्तान वेयर लोकल पॉपुलेशन वेलकम देम, ठीक है। तो इंडियन फोर्सेस ने मतलब काफी अच्छे से एडवांस करना चालू कर दिया बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छा अटैक हमने लॉन्च किया और लोकल पॉपुलेशन का हमें सपोर्ट मिलना चालू हो गया, ठीक है। विद इन 10 days इंडियन फोर्सेज हैड सराउंडेड ढाका, द कैपिटल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है। तो इंडियन फोर्सेज ढाका तक पहुंच गए, वहां की कैपिटल तक पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद में द पाकिस्तानी आर्मी नंबरिंग अबाउट 90,000 सोल्जर्स वर फोर्स टू सरेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ही इज इंडियन जनरल, ही इज बेसिकली पाकिस्तानी जनरल एंड ही इज सरेंडरिंग, मतलब 90,000 सोल्जर्स ने इंडिया के सामने सरेंडर किया पाकिस्तान के अंदर, नहीं मतलब बांग्लादेश के अंदर, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो ये एक अलग देश बना, ठीक है, बांग्लादेश नाम से। तो विद द पाकिस्तानी फोर्सेज सरेंडर बांग्लादेश became an independent country. India declared a unilateral ceasefire, bringing the conflict to an end. Okay? तो इंडिया ने एक यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया कि अब हम कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, और इंडिया ने ग्लोबली भी अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर लिया इससे, ठीक है। नाउ शिमला एग्रीमेंट 1972, तो दिस एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो in 1972 formalized peace. It outlined the return of territories captured during the war and aimed at normalizing relations between India and Pakistan. तो जो वेस्ट पाकिस्तान की टेरिटरीज को इंडिया ने कैप्चर कर लिया था, उनको इंडिया ने रिटर्न कर दिया उनको, ठीक है। और उसके बाद में रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की बात हुई, शिमला का समझौता हुआ था 1972 के अंदर, ओके। एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इज द नेम ऑफ द टॉपिक, ओके। तो अब इंपैक्ट क्या हुआ, तब तक जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी बन चुके थे देश के, तो इसके इंपैक्ट्स जो थे वो पॉजिटिव थे, ठीक है। कि सबसे पहले तो इट इंक्रीज नेशनल प्राइड, ठीक है। तो इंडियाज विक्ट्री इन 1971 वॉर लेड टू अ सेंस ऑफ नेशनल जुबिलिएशन एंड इंदिरा गांधी पर्सनल पॉपुलैरिटी सोर्ड, ओके। इंदिरा गांधी जो पीएम थे देश के, उनकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई, ठीक है। दिस वॉर वाज सीन एज अ सिग्निफिकेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री कैपेबिलिटीज, मार्किंग अ पीरियड ऑफ नेशनल प्राइड, ओके। तो अब एक तरीके से जो 1962 के अंदर ह्यूमिलिएशन हुआ था चाइना वाले वॉर के अंदर, वो हमने कवर अप कर लिया। 1965 के अंदर भी हमने पाकिस्तान को हराया, 1971 के अंदर भी हमने पाकिस्तान को हराया, एक नया देश हमारी वजह से बना, तो इंटरनेशनली भी हमारी काफी ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ गई, ओके। तो दिस वाज द इंक्रीज इन नेशनल प्राइड। नाउ इकोनॉमिक स्ट्रेन, क्योंकि इस वॉर पे बहुत ज्यादा पैसा लगा, तो इकोनॉमिक स्ट्रेन तो आना ही है। हाउएवर द वॉर सिग्निफिकेंटली स्ट्रेन्ड इंडियाज रिसोर्सेज, द कंट्री हैड टू डाइवर्ट स्कैर्स रिसोर्सेज टुवर्ड्स मिलिट्री स्पेंडिंग, स्पेशली फॉलोइंग द 1962 साइनो इंडियन वॉर, ओके। तो ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज काफी कम थे और उनको हमें डाइवर्ट करना पड़ा मिलिट्री की तरफ, तो इस वजह से इकोनॉमिकली हम थोड़े से पीछे चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, इंडियाज ग्रोइंग डिफेंस नीड्स लेड टू क्रिएशन ऑफ की डिफेंस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब लगातार लड़ाइयां हो रही है, पाकिस्तान के साथ 2 लड़ाई हो गई है, चाइना के साथ 1 लड़ाई हो गई है, तो हमें डिफेंस नीड्स तो हमारी बढ़ानी है, तो इसलिए हमने डिपार्टमेंट्स बनाए। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन 1962, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज इन 1965, विच प्लेड अ वाइटल रोल इन modernizing India's military, okay. So these were the impact on India's military and economy, okay. नाउ प्लान हॉलीडे। अब प्लान हॉलीडे क्या होता है कि इतने सारे वॉर्स हुए तो जो ये इकोनॉमिक स्ट्रेन पड़ा, इस वजह से हमें हमारे 5 ईयर प्लान्स को एक बार के लिए रोकना पड़ा, ठीक है। तो दीज थिंग्स डिसरप्टेड द 5 year plans, okay. The increased defense expenditure and ongoing military conflicts delayed the implementation of India's third 5 year plan, जो 1961 से लेके 1966 तक हमने थर्ड 5 year प्लान बनाया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जो हमने चैप्टर 3 के अंदर अभी पढ़ा था, लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो वो एक तरीके से डिले हो गया क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो मिलिट्री पे जा रहा था, ठीक है। एज अ रिजल्ट इंडिया हैड टू अडॉप्ट एनुअल प्लान्स अंटिल 1969 व्हेन द 4th प्लान कुड फाइनली बिगिन, ठीक है। तो जो 4th प्लान है वो चालू तो 1966 के अंदर ही हो जाना था, लेकिन वो हम चालू कर पाए फाइनली 1969 के अंदर, ठीक है। तो एक तरीके से हमें प्लान हॉलीडे लेना पड़ा और एनुअल प्लान बनाने पड़े, ठीक है। उसके बाद में दिस शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू डिफेंस वीकेंड द प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो एक तरीके से
हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे थे, लेकिन हमें मिलिट्री पे फोकस करना पड़ गया 10 साल के लिए, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे 1962 से लेके 1971 तक। ओके, तो इस वजह से हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं वीकन हो गई। तो दैट वाज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज वॉर्स। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, that is India's nuclear policy. This is the last topic of your this chapter, ठीक है। तो देखो अर्ली न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है। तो इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द लेट 1940s, मतलब इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा, ठीक है। ही वाज अ नोटेबल इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है। तो इंडिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू कर दिया था इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद ही, ठीक है। नेहरू एम्फेसाइजेस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेस, दैट इज एटॉमिक एनर्जी फॉर सिविलियन यूज, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो नेहरू जी क्या कहते थे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, लेकिन उनको वेपन की तरह यूज नहीं करेंगे, उनको पीसफुल पर्पजेस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। वाइल इंडिया फोकस्ड ऑन पीसफुल यूजेस, नेहरू वाज अपोज्ड टू द न्यूक्लियर वेपन्स एंड एडवोकेटेड फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ग्लोबली, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन्स के एकदम अगेंस्ट थे नेहरू जी, और ग्लोबली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, मतलब न्यूक्लियर वेपन कोई यूज नहीं करेगा और न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दो, इसको वो एडवोकेट करते थे, ठीक है। अब क्या होता है कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, उन्होंने बाकी देशों को बोला कि आप न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन करो। अब ये क्या होता है कि हमारे पास वेपन्स है, ठीक है, लेकिन तुम वेपन्स नहीं बनाओगे, तो ये तो एक तरीके से गलत ही बात है। तो इंडिया ने मना कर दिया इन द 1960s। ये जो एनपीटी थी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो द एनपीटी, अ ट्रीटी डिजाइन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, वाज इम्पोज्ड बाय द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज द यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास तो वेपन्स है, लेकिन तुम नहीं बनाओगे, ठीक है। तो इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इंडिया ने मना कर दिया कि इंडिया रिजेक्टेड एनपीटी व्यूइंग इट एज डिस्क्रिमिनेटरी, कि ये भाई इक्वालिटी को प्रमोट नहीं कर रही, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसलिए हम इसको साइन नहीं कर रहे। चाइनाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1964 वर अ कंसर्न फॉर इंडिया। अब चाइना ने क्या किया, 1964 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट करना चालू कर दिए। 1962 के अंदर हमारी उनसे लड़ाई हुई थी, तो इंडिया के लिए कंसर्न बढ़ गया कि भाई चाइना के पास भी अब न्यूक्लियर वेपन है, हमें भी बनाने पड़ेंगे। दिस लेड टू इट्स डिसीजन टू परस्यू इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम मोर एग्रेसिवली, ठीक है। तो अब इंडिया को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्रेसिवली परस्यू करना, और कोई हेल्प नहीं करने वाला है, खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे के पूरे जो देश है वो या तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना चाहते हैं, या फिर जिनके पास वो टेक्नोलॉजी है वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी को देना नहीं चाहते, ठीक है। तो अब इंडिया ने पहला ट्राई कब किया, 1974 के अंदर किया। इन 1974 इंडिया कंडक्टेड अ न्यूक्लियर टेस्ट, ओके, लेकिन ये फेल हो गया था। 1974 के अंदर हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन विच वाज टर्म्ड एज अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। दिस मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी despite the global concern over nuclear weapons proliferation, ठीक है। The nuclear test took place during a period of political turmoil in India, including economic issues, that is inflation due to oil crisis and domestic unrest, ठीक है। तो इस तरीके के इश्यूज हमारे यहाँ पे चल रहे थे, फिर भी हमें न्यूक्लियर टेस्ट करना पड़ा, क्योंकि चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था और हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। अब देखो न्यूक्लियर वेपन्स किसी देश के पास होते हैं ना, तो उससे कोई पंगा लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि वही है ना, डर लगता है कि भाई ये परमाणु हथियार हमारे ऊपर चला देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में आज की डेट में लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती, क्यों, रीजन ये है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स, ओके। तो दैट इज द सिनेरियो। तो इंडिया वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस अगेन, कि 2 प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री डाइड, जवाहरलाल नेहरू डाइड, और उसके अलावा इतने सारे वॉर्स हुए, तो उस वजह से इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी है, और फिर भी इंडिया ने ये न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, पोस्ट 1974 डेवलपमेंट्स हम देखते हैं। तो इंडिया कंटिन्यू टू अपोज द इंटरनेशनल न्यूक्लियर ट्रीटीज लाइक एनपीटी, viewing them as selectively applied to the non-nuclear countries and reinforcing the nuclear monopoly of the 5 nuclear powers, ठीक है। तो इंडिया ने क्या बोला, ये जो एनपीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है और वो 5 देशों को फेवर करती है, बाकियों के अगेंस्ट है। तो इंडिया कंटिन्यू टू अपोज दैट पर्टिकुलर पॉलिसी। इंडिया अपोज द इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ द एनपीटी इन 1995 and refused to the comprehensive test ban
ट्रीटी, ठीक है, सीटीबीटी नाम से एक ट्रीटी हुई थी, कोई भी देश अब कोई टेस्ट भी नहीं करेगा, इस तरीके की एक ट्रीटी हुई थी। इंडिया ने तो साफ मना कर दिया, हम साइन नहीं कर रहे सीटीबीटी के ऊपर, ओके। तो एम्ड एट हॉल्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट ग्लोबली, तो ये जो सीटीबीटी जो है उसका एम क्या था कि कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। ये 1995 के अंदर हुई थी, इंडिया ने मना कर दिया, हम तो साइन नहीं कर रहे उसके ऊपर, ओके। नाउ इंडिया कंडक्टेड अ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, ओके। तो अगेन वही बच्चों जैसी हरकत करी है मैंने यहाँ पे, इंडियन फ्लैग्स बनाया 2 बार, इस बार इंडिया सक्सेसफुल हो गया था। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998, मेरा ईयर ऑफ मेरा मंथ ऑफ बर्थ भी है वो एक्चुअली, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेबिलिटी टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पजेज। पाकिस्तान क्विकली फॉलोड विथ इट्स ओन न्यूक्लियर टेस्ट, एस्केलेटिंग द रिस्क ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सचेंज इन द रीजन। तो देखो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे मई 98 के अंदर, फिर पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट करना चालू करे विद द हेल्प ऑफ चाइना, ठीक है। तो इससे ये एक तरीके से लोगों को लगा कि भाई ये पहले ही लड़ते रहते हैं, तो ये कहीं न्यूक्लियर वेपन से लड़ाई चालू ना कर दे, ठीक है। उसके बाद में दीज टेस्ट अट्रैक्टेड स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म एंड सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। दीज सैंक्शंस वर इवेंचुअली लिफ्टेड, ओके। तो इन टेस्ट की वजह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने सैंक्शंस लगाए, लेकिन इनको लिफ्ट कर लिया गया विद टाइम, ओके। अब नाउ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन, तो इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन क्या है? तो इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन एम्फेसाइज ऑन क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, मतलब कि डेटरेंस का मतलब होता है कि हमने ये हथियार रख रखे हैं लेकिन लोगों को डराने के लिए, कोई हमारे ऊपर अटैक ना करे, ठीक है। कि मतलब भाई तेरे पास चाकू है तो मेरे पास भी बंदूक है, बस इस तरीके का सिनेरियो, मैं इसको चलाऊंगा नहीं, जब तक तू मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा तब तक मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। इसका क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का मीनिंग ये है, ओके। एडवोकेटिंग फॉर डिफेंस पोस्चर दैट वुड डेटर न्यूक्लियर अटैक्स विद अ मिनिमल बट इफेक्टिव न्यूक्लियर आर्सेनल, ठीक है। मतलब हम मिनिमल रखेंगे, छोटा सा ही आर्सेनल रखेंगे, मतलब छोटा सा ही न्यूक्लियर वेपन का कोष रखेंगे, लेकिन वो एक इफेक्टिव होगा, मतलब इतने हथियार तो हो गए कि भाई हम अटैक कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगली चीज क्या है? इंडिया अडॉप्टेड अ फर्स्ट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी प्रोमिसिंग नॉट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स अनलेस फर्स्ट अटैक्ड बाय न्यूक्लियर वेपन्स। अगर कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर हथियारों से अटैक करेगा तभी हम न्यूक्लियर वेपन को यूज करेंगे, ये इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है, ठीक है। इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू द ग्लोबल वेरीफाइबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट विद अल्टीमेट गोल ऑफ ए न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया रिमेन्स कमिटेड कि अगर तुम सारे अपने न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दोगे तो हमें भी इस चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो हमें देखो अपने डिफेंस के लिए भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। Now moving forward with the next thing, that is the completion of this particular chapter. This lecture was being presented by me, Saurav Rajbiwal. I am a lawyer by training, okay. International relations हम complete कर चुके हैं। चैप्टर 5 के अंदर हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है। that is regarding the restoration of Congress system, okay. Thanks a lot for bearing up with me and attending this particular lecture, and don't forget to like and subscribe to this channel, okay. We will meet in the next lecture soon. Thanks a lot guys, see you.